हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हियर। अच्छा, अभी आप सबका एक और टेस्ट हो चुका है, राइट, विच इंक्लूड्स चैप्टर्स लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ inheritance and biotechnology principal processes plus biotechnology and its application. So these are the 6 chapters which includes plant physiology, genetics as well as your biotechnology, which we will discuss here. Simple? Chalo, let's move back to question number 23. Now this is from principle of inheritance, correct? Now what does the question say? It says that humans knew from as early as, correct? एग्जैक्टली एनसीईआरटी का लाइन उठाया बच्चा लोग, करेक्ट? अगर आपने एनसीईआरटी रीड किया, ये क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी टू यू एंड द फैक्ट गोज एज कितने साल पहले वी न्यू अबाउट इट, तो हमने बोला द आंसर हैज टू बी समवेयर बिटवीन 800 to 1000 BC। इतना ही पता किया तो हमारा आंसर आ जाएगा ए, करेक्ट? बट फिर भी आगे का प्रोसीड करते हैं हम, एंड व्हाट डज इट मूव टू? इट सेज दैट वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन विच रिप्रोडक्शन। वेरिएशन के पीछे का रीजन क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे एक्सप्लॉइटेड वेरिएशंस दैट वर नेचुरली प्रेजेंट विद इन द वाइल्ड पॉपुलेशन। सिंपल, दैट गिव्स यू द आंसर एज ऑप्शन ए। Moving to the next question, that is question number 24. Select the monohybrid ratio in P. अभी हम सबको पता है बच्चा लोग, when it comes to monohybrid ratio, तो आपके पास दो रेशो होता है, एक फिनोटिपिक रेशो और एक जीनोटिपिक रेशो, करेक्ट? सिंस इट इज मोनोहाइब्रिड रेशो, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये फिनोटिपिक है या जीनोटिपिक है, यू हैव टू कंसिडर phenotypic ratio. That's an unsaid rule. Simple. अभी phenotypic ratio क्या रहेगा हमारे पास? 3:1. Done. If it is 3:1, इसमें से कौन है जो इस रेशियो में मिलेगा आपको? बराबर? तो let's look forward. 178 अगर 1 होगा, ठीक है, इंटू अगर आप 3 करोगे, will the answer be 1039? No. करेक्ट? आप मोटा मोटा इसको, चलो कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं है हमारे पास, 1 ही मिनट का समय है, तो ओवरऑल इसको राउंड करके अगर मैंने इसको 200 भी कंसिडर कर लिया तो 200 इंटू 3 तो 600 होता है, बट इधर कितना दिया है? 1039. इट इज़ नोवेयर क्लोज टू 3:1, तो ये मेरा रॉन्ग हो गया। सिंपल। नेक्स्ट, अगर ये देखूँ, ये 1 होगा तो ये 3 होना चाहिए, तो 20 इंटू 3 कितना होगा? 60. कितना दिया है? 80, तो ये भी गलत हो गया। सिंपल। कमिंग नेक्स्ट, ऑप्शन सी, 133 इंटू अगर आप 3 करोगे तो कितना जाएगा? 399। आंसर क्या दिया है? 401। वेरी क्लोज है ना, अप्रोक्सीमेट 3:1 रेशो आ गया हमारे पास। एक बार ये भी चेक करते, 20 इंटू 3 कितना होगा? हमने बोला 60, दिया कितना है? 150, ये भी रॉन्ग है, तो द ओनली करेक्ट ऑप्शन दैट इज लेफ्ट इज ऑप्शन सी। कमिंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 इज अ मैच द कॉलम क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, आपके सामने क्या प्रेजेंट है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, कॉलम 1 में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसमें से कौन सा होगा? तो हमने बोला ये। सिंपल। तो 1 का आंसर क्या जाना चाहिए? 3, 1 3 1 3 1 3, ये तो गया, एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में 1 पैरेंट हैज टू बी कंपल्सरीली रिसेसिव। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है आपको? ये वाला। तो टेस्ट क्रॉस 2 हैज टू बी 5, करेक्ट? तो 2 5 2 5 एंड 2 5 नहीं है, तो डी भी एलिमिनेट हो गया। अभी आंसर ए और सी में से एक आना चाहिए। नेक्स्ट, अलील। अलील मतलब अगर ये इंडिविजुअल है तो ये उसके अलील हुए, है ना? सिंपल। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है आपको? ये। तो 3 हैज टू बी 1, 3 1 नहीं है, 3 1, तो और 4 क्या रहेगा? 2 विच इज होमोजाइगस टॉल। तो आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन सी। सिंपल। कमिंग नेक्स्ट टू द क्वेश्चन दैट इज 26। आपके सामने क्रॉस दिया है एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज ए बी सी एंड डी। नाउ इफ यू सी ए,
तो ए में इधर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी आएगा. सो नाउ बच्चा लोग, एक्चुअली स्पीकिंग इफ यू सी, इट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. तो जितना भी गैमेट्स बनेगा वो कैसा बनेगा? इसके सिर्फ एक ही टाइप के गैमेट बनने वाले विच इज कैपिटल टी. इसका सिर्फ एक ही टाइप का गैमेट बनेगा विच इज स्मॉल टी. ड्यू टू विच जब भी ये फ्यूजन क्रिएट करेगा, इट इज ऑलवेज अ हेट्रोजाइगस टॉल इंडिविजुअल विच इज क्रिएटेड. सो ए बी सी डी सबका आंसर हैज टू बी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. Simple. So coming back to the point, if everything has to be capital T, small t, the only correct option left is option B. Coming next to the next question, that is question number 27. The 27 question says you have to find out what is ABCD from the given cross. Since the cross says capital R is red, small r is white, उन्होंने कुछ भी specify नहीं किया है कि it is incomplete dominance, co-dominance, etc. Since nothing is specified, we will consider it as a dominant recessive relationship, just like a Mendelian cross. Done? अगर ये Mendelian cross है तो आप अगर नोटिस करोगे ये गैमेट्स है, करेक्ट. ये हो गया आपका A वाला पार्ट विच इज कैपिटल R. मतलब इसका कलर क्या रहेगा? रेड. बराबर. तो A रेड, ये दो सही जाएगा. नेक्स्ट इफ यू सी B इज फ्रॉम कैपिटल R एंड स्मॉल r. करेक्ट. तो कैपिटल R स्मॉल r, क्योंकि R डोमिनेंट है, इसका भी कलर क्या होना चाहिए? रेड. तो B हैज टू बी रेड. नेक्स्ट C कहाँ से आया? ये दो विच इज स्मॉल r कैपिटल R या कैपिटल R स्मॉल r. अगेन द कलर हैज टू बी रेड, क्योंकि R डोमिनेंट है. तो C रेड, C वाइट. गलत. दिस बिकम्स योर करेक्ट आंसर. सिंपल. कमिंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28. एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गैमेट्स. कैपिटल एस, अभी देखो कौन कौन सा गैमेट दिया है. कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी. सेकेंड गैमेट capital A, small b, small c, small a, small b, small c, and small a, small b, capital C, small a, small b, small c. ये चार गैमेट्स दिए. अगर आप हर जगह से एक्सट्रैक्ट आउट कर लो उसका जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए, तो क्योंकि कैपिटल A और स्मॉल a दोनों गैमेट्स में प्रेजेंट है, द जीनोटाइप हैज टू बी कैपिटल A, स्मॉल a. सिंपल. नेक्स्ट, कैपिटल B कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब इट हैज़ टू बी स्मॉल b. क्योंकि कैपिटल C है, वन अलील हैज़ टू बी कैपिटल C, अनदर अलील हैज़ टू बी स्मॉल c. तो इंडिविजुअल का जीनोटाइप ये रहेगा. नाउ लुकिंग एट द फॉलोइंग ऑप्शंस, हमारे पास आंसर क्या बचा? ऑप्शन डी. सिंपल. कमिंग नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द परसेंटेज ऑफ YR गैमेट produced by capital Y, small y, capital R, small r parent will be. अब अगर आप ये देखोगे पेरेंट का जीनोटाइप दिया है, ये मतलब डाइहाइब्रिड इंडिविजुअल है. कितने गैमेट्स बनाएगा? तो फॉर्मूला फॉर गैमेट्स विल बी 2n. उसी बेसिस पे अगर आप देखोगे इफ इट इज 2n, 4 गैमेट्स बनना चाहिए, क्योंकि n इज इक्वल टू 2. क्यों पता चला 2 है? इट इज अ डाइहाइब्रिड कंडीशन. n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड कंडीशंस. कितना हाइब्रिड कंडीशन था? 2. तो कितने गैमेट्स बनने चाहिए? 4. अगर 4 गैमेट्स बनते हैं तो क्या क्या बनेंगे? कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r. सिंपल. इसमें से स्मॉल y स्मॉल r बनने का क्या चांसेस है? तो हमने बोला 1/4. 4 में से एक गैमेट इज स्मॉल y स्मॉल r. सिंपल. क्या परसेंटेज हुआ? 25%. तो आंसर क्या आ जाएगा? 25. समझा कैसे सॉल्व करना था? चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 30. कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b individuals produces 2 million gametes. How many of them would carry both the recessive alleles?
अभी इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है बच्चा लोग, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी दिया है, इसका मतलब इसमें 4 गैमेट्स बनेंगे, एक जाएगा दोनों डोमिनेंट, एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव, पहला डोमिनेंट रिसेसिव दूसरा डोमिनेंट एंड बोथ रिसेसिव, करेक्ट। क्या चांसेस है स्मॉल ए स्मॉल बी का? 25%। कितने टोटल गैमेट्स है? 2 मिलियन, करेक्ट। तो 2 मिलियन का 25% कितना होगा? 25% ऑफ 2 मिलियन इज इक्वल टू 2/2 मिलियन अपॉन 4, करेक्ट। 4 टाइप के गैमेट है ना, तो 25% मतलब डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 0.5 मिलियन। उसी हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। लॉजिक समझा? 4 अलग टाइप के गैमेट थे, एक गैमेट आने का चांसेस क्या रहेगा? 1/4। तो 2 मिलियन का हाफ 1 मिलियन एंड 1/4 इज 0.5 मिलियन। सिंपल। चलो, दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 सेज आपके सामने एक पूरा चार्ट दिया है 1 to 7, ठीक है, जिसमें से आपको ये पता करना है विच वन बिलोंग्स टू ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। अब बच्चा लोग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या पता होना चाहिए आपको? IA डोमिनेंट रहेगा, IB भी डोमिनेंट रहेगा, I will be या फिर IO will be recessive। ये हमको पता होना चाहिए क्योंकि ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलील्स। यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के अलील्स होंगे इन अ पॉपुलेशन, करेक्ट। नाउ इफ यू नोटिस हियर IA तो ब्लड ग्रुप इज A, IB दोनों डोमिनेंट है, को डोमिनेंस दिखाएगा, AB ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट IA स्मॉल I A ब्लड ग्रुप, IB AB ब्लड ग्रुप। सिंपल। नेक्स्ट IB B ब्लड ग्रुप, IB स्मॉल I B ब्लड ग्रुप एंड देन लास्ट में स्मॉल I O ब्लड ग्रुप। डन। अब अगर मैचिंग करोगे तो A ब्लड ग्रुप में क्या क्या जाना चाहिए? A हैज टू बी 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3, ये 2 गया। सिंपल। नेक्स्ट B क्या होना चाहिए? ये वाला 2 and 4, बराबर 2 and 4, ये चला गया। आगे का भी क्रॉस चेक कर लो। फिर ओह सॉरी माय मिस्टेक, 2 and 4 हैज टू बी AB, है ना, तो AB हैज टू बी 2 and 4। फिर B ब्लड ग्रुप इज 5 and 6, 5 and 6 और O ब्लड ग्रुप इज 7। सिंपल। तो ये हो गया आपका आंसर एज ऑप्शन A। सिंपल इनफ। ये गड़बड़ हो गया था, इधर हमने इसको AB कंसिडर किया था, ये B था, है ना। चलो, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन दैट इज A। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 32। आपको कंडीशन दिया है दैट इज फ्यूज्ड ईयर लोब्स, करेक्ट, appear in the progeny due to autosomal recessive condition, work out the genotypes of the members in the given pedigree। अब आपको बोला है फ्यूज्ड ईयर लोब्स कब आएगा? फ्यूज्ड ईयर लोब्स इज ऑटोजोमल रिसेसिव, तो जीनोटाइप अगर A यूज किया है तो इट हैज टू बी स्मॉल a स्मॉल a। सिंपल। उसी हिसाब से अगर हम इसको थोड़ा और जूम करेंगे तो ये हो गया स्मॉल a स्मॉल a स्मॉल a स्मॉल a स्मॉल a स्मॉल a, खत्म। अभी क्या क्या ढूंढना था? 1 2, तो 1 का 2 इट हैज टू बी स्मॉल a 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 स्मॉल a, तो C एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट 2 का 3, 2 का 3 मतलब ये इंडिविजुअल, ठीक है। अभी ये इंडिविजुअल इफ यू सी इट इज नॉट सॉलिड कलर, इसका मतलब इट डज नॉट हैव फ्यूज्ड ईयर लोब। अगर उसके पास फ्यूज्ड ईयर लोब नहीं है इट विल हैव एटलीस्ट 1 डोमिनेंट अलील। सिंपल। अब फादर के पास दोनों रिसेसिव अलील है, तो फादर एक रिसेसिव अलील तो देगा डॉटर को एंड हेंस इट हैज टू बी कैपिटल A स्मॉल a। तो 2 का 3 हैज टू बी कैपिटल A स्मॉल a, ये गया ये, तो B और C एलिमिनेट हो चुका है। अभी नेक्स्ट 3 का 1 मतलब यहाँ पे ये वाला
डन. इफ यू सी दिस इंडिविजुअल इज नॉट सॉलिड कलर, मतलब ये होना चाहिए एक कैपिटल ए एटलीस्ट, है ना, डोमिनेंट एक अलील होना चाहिए, नहीं तो वो एक्सप्रेशन दिखाता. फिर बिकॉज द मदर इज हैविंग बोथ रिसेसिव अलील, तो मदर कौन सा अलील दे सकती है, सिर्फ स्मॉल ए, बराबर. तो उस हिसाब से 3-1 हैज टू बी कैपिटल ए स्मॉल ए. तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए. कमिंग नेक्स्ट टू द क्वेश्चन दैट इज 50%, 33 क्वेश्चन नंबर. 50% ऑफ द सन ऑफ अ कपल आर कलर ब्लाइंड बिकॉज. एक कपल है, ठीक है, एक फीमेल, एक मेल और उनके बच्चे. सपोजिंगली अगर उनको 4 बच्चे हुए हैं और चारों 4 मेल है, ठीक है, हमको फीमेल का नंबर नहीं दिया, हमने ये गेस वर्क किया कि 4 होंगे, चलो 2 होंगे, कुछ भी होगा, बट इट हैज़ टू बी मोर देन 1 बिकॉज 50% सन बोला है, ठीक है. अभी इसमें से आपको बोला है कि हाफ ऑफ द सन्स, 50% ऑफ द सन्स आर कलर ब्लाइंड. अगर ये दोनों कलर ब्लाइंड है तो हमको याद क्या होना चाहिए, कलर ब्लाइंड इज एक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन, तो एक्स स्मॉल सी वाई ये होना चाहिए इनका जीनोटाइप. अगर इसके पास एक्स स्मॉल सी है, इसके पास भी एक्स स्मॉल सी है, वाई क्रोमोसोम किधर से आएगा, फादर, करेक्ट. स्मॉल सी कहाँ से आएगा, मदर, एक्स क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम मदर, सिंपल. नो ओनली 50% सन आर अफेक्टेड, तो 50% सन में एक्स कैपिटल सी रहेगा, दैट इज द रीजन दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस. इसका मतलब इधर भी वाई क्रोमोसोम किधर से आया था, फादर, तो मदर ने क्या दिया था, एक्स कैपिटल सी. डन, सिंपल. तो व्हाट इज मदर, मदर इज हेटेरोजाइगस फॉर कलर ब्लाइंडनेस, राइट. तो मदर इज होमोजाइगस, ऑप्शन में गलत, मदर इज नॉर्मल गलत, मदर इज हेटेरोजाइगस करेक्ट, सिंपल. फादर कलर ब्लाइंड हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज फादर विल नॉट गिव एक्स क्रोमोसोम टू सन. क्लियर इनफ, simple. So that gives you the answer as option C. Coming next to the question that is question number 34. The karyotypic analysis, karyotypic मतलब क्रोमोसोम का एनालिसिस किया है, of a human being reveals कितने ऑटोजोम है, 44, कितने होने चाहिए 44, कितना दिया है 44, मतलब ऑटोजोम्स आर नॉर्मल, परफेक्ट, प्लस सिंगल एक्स क्रोमोसोम, अभी दूसरा सेक्स क्रोमोसोम नहीं है. इफ दिस इज द कंडीशन तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 45, है ना. तो ये हो गया मोनोजोमी, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम बेचारा अकेला है, वो भी सेक्स क्रोमोसोम का मोनोजोमी, है ना. तो व्हेन इट इज सेक्स क्रोमोसोम का मोनोजोमी विथ ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट, यू कॉल द कंडीशन एज टर्नर सिंड्रोम, परफेक्ट. वाई नॉट डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में 21st का ट्राइजोमी होता है. वाई नॉट क्लाइनफेल्टर, इट इज अगेन अ ट्राइजोमी विथ 44 प्लस एक्स एक्स वाई, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइजोमी, सिंपल, क्लियर. कमिंग बैक, उसी हिसाब से हम आज आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 35. मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट, बराबर. अभी क्या याद किया हमने बोला मल्टीपल अलील्स मतलब इफ सपोज दिस इज अ क्रोमोसोम, दिस इज सेकेंड क्रोमोसोम, ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल 1, ये था एक इंसान का सेल, ये दूसरे इंसान का सेल, उसमें भी सेम क्रोमोसोम होगा. डिफरेंस, अभी एग्जाम्पल लेते हैं मल्टीपल एलील्स का, लाइक ब्लड ग्रुप. तो ये इंसान का ब्लड ग्रुप हो सकता था IA स्मॉल आई, इसका ब्लड ग्रुप B हो सकता था, सो इट कुड बी IB एंड IB. तो 3 अलग अलग टाइप के अलील हो गए, देखो IA, स्मॉल आई एंड IB, परफेक्ट. कहाँ प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट ऑन सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम, बराबर, बट लोकेशन क्या था, वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे है और लोकेशन सब में क्या रहेगा, सेम. सो दे आर प्रेजेंट एट सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. आर दे प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशंस, नहीं, लोकेशन हैज टू बी सेम.
आर दे प्रेजेंट ऑन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स? नो। सिंपल। क्यों बोला हमने नो? क्योंकि वो सिस्टर क्रोमैटिड्स पे भी होगा, नॉन सिस्टर पे कैसे होगा? बराबर। नेक्स्ट, दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। नहीं, अगर वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे है तो आप उसको अलील नहीं बोल सकते हो। क्लियर? सिंपल। क्योंकि सी वाई नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हमने मना किया, इफ इट इज सी दीज टू आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, बराबर है, बट नॉन सिस्टर क्रोमैटिड पे तो अलील्स भी होते हैं। मल्टीपल अलील्स अगर हमने बोला है, मतलब वो तीनों या चारों पांचों जितने भी टाइप के अलील है, दे हैव टू बी एट सेम लोकेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सिंपल। दैट गिव्स यू द आंसर एज बी। कमिंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36. Which of the following dihybrid cross conducted by Morgan, the parental type and recombinant types are respectively? ठीक है, अभी आपको एक क्रॉस दिया गया है. इफ यू नोटिस, ये कौन सा क्रॉस था? क्रॉस ए. अगर ये क्रॉस ए है, ठीक है, तो ये वाइल्ड टाइप है और ये आपके पास क्या रहेगा? रिकॉम्बिनेंट. सॉरी, माय मिस्टेक. ये आपके पास क्या था? रिकॉम्बिनेंट. और ये क्या था? पैरेंटल टाइप. सिंपल, परफेक्ट. क्यों बोला हमने रिकॉम्बिनेंट? बिकॉज इट इज कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, वाई प्लस वाई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, ये रिकॉम्बिनेंट था. सिर्फ वाई डब्ल्यू होना इज पैरेंटल टाइप. अभी क्वेश्चन वो नहीं था, क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पैरेंटल कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन. बराबर. क्योंकि ये क्रॉस ए है, ये क्रॉस ए क्या इंडिकेट करता है? लिंकेज. कैसे पता आपको? क्योंकि Y और W नज़दीक नज़दीक है, दे आर क्लोज टू ईच अदर. W और M दूर दूर होते हैं, Y और W नज़दीक नज़दीक. अगर ये लिंकेज दिखाएगा मतलब पैरेंटल कॉम्बिनेशन हैज़ टू बी मोर, रिकॉम्बिनेशन हैज़ टू बी लेस. तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन मोर, रिकॉम्बिनेशन लेस, ये गलत. एंड नेक्स्ट ये रहेगा फॉर क्रॉस बी, ये भी गलत. सिंपल. सिंस द क्वेश्चन इज अबाउट क्रॉस ए, वी विल मार्क द आंसर एज ऑप्शन ए. सिंपल इनफ. चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 37. इन अ डीएनए मॉलिक्यूल, इफ साइटोसिन इज 18%, देन द परसेंटेज ऑफ एडेनाइन वुड बी. बराबर. अभी इसको देखते हैं बेटा लोग. देखो साइटोसिन कितना बोला है आपको? 18%. अकॉर्डिंग टू शारगाफ्स रूल, A विल बी इक्वल टू T, G विल बी इक्वल टू C. तो अगर C 18% है तो G कितना रहेगा? 18%. दोनों को ऐड कर लो परसेंटेज के हिसाब से, इट विल बी 36%. करेक्ट. अगर 36% G और C है तो A प्लस T कितना परसेंट रहेगा? अप्रॉक्सीमेटली 64%. करेक्ट. कैसे आया? 100 माइनस 36. अभी अगर A और T 64% है तो A विल बी इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 32. और T कितना रहेगा? बाकी का 32. लॉजिक समझा? उस हिसाब से अगर आपको पूछा है एडिनाइन तो आंसर क्या आ जाएगा? 32%. समझा है? सिंपल है. ये 36 था, ये कितना होगा? 64. तो A हाफ और T हाफ होना चाहिए, दोनों 50-50% होना चाहिए बिकॉज A इज इक्वल टू T. तो 64 का हाफ कितना हो जाएगा? 32. देयरफॉर A विल बी 32 एंड T विल बी 32. कमिंग नेक्स्ट, J. Watson and Francis Crick proposed the double helix model of DNA which was based on. अभी वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया था. किसके बेसिस पे दिया था? वेरी क्लियरली रिटन इन एनसीईआरटी. इट वाज एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ मॉरिस विल्किंस एंड रोज़ालिंड फ्रैंकलिन एंड शारगाफ्स रूल. बराबर. चलो देखते क्या क्या दिया आपको. सबसे पहला, एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ डीएनए प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोज़ालिंड फ्रैंकलिन. करेक्ट. ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट रॉन्ग. हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट रॉन्ग. शारगाफ्स रूल यस. तो आंसर क्या जाना चाहिए? 1 and 4 which is option D. सिंपल. चलो इसी के साथ आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यूक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली डैश क्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन डैश. अभी देखो, अगर हम बोलेंगे कि यूक्रोमैटिन है तो कैसा रहेगा यूक्रोमैटिन?
यूक्रोमैटिन विल बी लूजली कॉइल्ड, तो इट इज लूजली पैक्ड। क्योंकि ये लूजली पैक्ड होगा, ये ज़्यादा स्टेन रख नहीं पाएगा, इसलिए इट इज लाइटली स्टेन्ड। ऑन टॉप ऑफ दैट हल्का हल्का स्टेन हुआ, यहाँ तक तो ठीक है। उसके ऊपर से हमने बोला क्या होगा, उसके ऊपर से ये क्योंकि लूजली पैक्ड है, ये ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, तो इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। बट व्हेन यू कंसिडर हेटेरोक्रोमैटिन, तो हेटेरोक्रोमैटिन कैसा रहेगा, ऐसा, मतलब टाइटली पैक्ड। अगर ये टाइटली पैक्ड है तो ये डार्कली या फिर डेंसली स्टेन करेगा। क्योंकि ये डेंसली स्टेन करेगा या ये टाइटली पैक्ड है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ओपन और अनकॉइल इट, इसीलिए ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या रहेगा, इनएक्टिव। उसी बेसिस पे इफ यू मार्क योर आंसर, तो ए हैज टू बी, यूक्रोमैटिन बोला मतलब एक्टिव, एक्टिव, ये गलत, ये गलत, बराबर। फिर बी कौन था, हेटेरोक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, तो बी इनएक्टिव, ये रहा, तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। सिंपल। दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। हिस्टोन्स आर रिच इन, ठीक है, मतलब हिस्टोन, देखो अब क्या क्या याद किया था हमने, वी ऑलरेडी नो दैट डीएनए इज एसिडिक, करेक्ट। इसीलिए डीएनए जिसके ऊपर कॉइल होगा, वो प्रोटीन्स विच आर हिस्टोन प्रोटीन्स, वो कैसे होंगे, बेसिक, करेक्ट। अगर वो बेसिक है तो वो कितने अमीनो एसिड्स में रिच होंगे, दे आर रिच इन 2 amino acids which are lysine and arginine. So on that basis हमारे पास आंसर क्या जाएगा, हमने बोला it has to be option A, lysine and arginine, correct। एक और information जो याद रखोगे, there are 5 different types of histone, H1, H2A, H2B, H3, H4, सिंपल, जिसमें से ये 4 मिला जुला के बनेगा आपका हिस्टोन ऑक्टामर। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट इज राइट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट अबाउट ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इज राइट, ये पूछा आपको। अभी सबसे पहला, एस स्ट्रेन विल हैव कैप्सूल, सही है, चलो। माउस विल डाई इफ इंजेक्टेड विद लिविंग एस, ये भी सही है क्योंकि एस स्ट्रेन विरुलेंट होता है। माउस विल डाई इफ इंजेक्टेड विद लिविंग आर, रॉन्ग, आर इज नॉन पैथोजेनिक, तो उसके केस में वो मरेगा ही नहीं माउस। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एसोसिएटेड विद कैप्सूल ऑफ एस स्ट्रेन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद कैप्सूल, गलत, इट इज एसोसिएटेड विद डीएनए, बराबर। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन कैन टेक प्लेस इन टेस्ट ट्यूब, ये भी सही है। तो आपके पास राइट क्या क्या था, 1 इज करेक्ट, तो ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, बराबर। 2 इज करेक्ट, हमने बोला ये बराबर है, ये भी बराबर है। फिर 5 इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि ग्रिफिथ ने जो टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया था ना, जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, दैट वाज रेप्लिकेटेड इन टेस्ट ट्यूब बाय हुम, बाय 3 पीपल, एवरी, मैक्लॉयड एंड मैककार्टी। इसका मतलब ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट टेस्ट ट्यूब में हो सकता है, परफेक्ट। सो नाउ ऑन बेस्ड ऑफ दैट 5th इज अ राइट स्टेटमेंट। आंसर क्या जाएगा, 1, 2 एंड 5। आई रिपीट, 3 गलत है क्योंकि आर कैसा है, नॉन पैथोजेनिक। 4 गलत है क्योंकि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए है, कैप्सूल नहीं, सिंपल। तो 1, 3 एंड 5 विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अभी बच्चा लोग, इफ यू रिमेंबर प्रोटीन, तो प्रोटीन में सल्फर रहेगा, डीएनए में फॉस्फोरस, तो सल्फर इज प्रेजेंट इन प्रोटीन बट नॉट इन डीएनए, करेक्ट स्टेटमेंट। फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन प्रोटीन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, S35 will end up in supernatant after centrifugation.
अगर सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो नीचे क्या रहेगा, सेल्स विथ डीएनए, और ऊपर सुपरनेटेंट. व्हाट विल सुपरनेटेंट हैव? प्रोटीन. तो आपको बोला है S35 विल एंड अप, S35 मतलब प्रोटीन, विल एंड अप इन सुपरनेटेंट. करेक्ट. प्रोजेनी जनरेशन ऑफ T2 बैक्टीरियोफेज कंटेन्स P32. P32 किसमें था? डीएनए. तो जब बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट करेगा तो बच्चों में P32 जाएगा. तो आंसर क्या जाएगा? 1 2 3 4 ऑल ऑफ देम आर करेक्ट एंड देयरफॉर द आंसर हैज टू बी ऑप्शन डी. चलो इसी के साथ बच्चा लोग मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 43. इट सेज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, इसको अच्छे से लिखोगे तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, DNTP. बराबर. सर्व्स ड्यूअल पर्पस. क्या दो काम करते हैं ये? तो हमने बोला देखो द पर्पसेस आर, फर्स्ट DNTP रेप्लिकेशन के टाइम पे एक सबस्ट्रेट का काम करेगा, है ना. जैसे कि वो DATP हो सकता था, वो DGTP हो सकता था, वो DCTP हो सकता था, या वो DTTP हो सकता था. सो वॉट एवर इज प्रेजेंट ऑन वन साइड, उसके सामने उसका कॉम्प्लीमेंट्री, टेम्पलेट में जो था नए स्टैंड में उसका कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करना था. सो दैट कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हम DNTP यूज किया, एनी ऑफ दीज. करेक्ट. सो इट विल एक्ट एज सबस्ट्रेट. करेक्ट. सेकेंड, क्योंकि इसमें तीन फॉस्फोरस है, इट्स ट्राइफॉस्फेट, इसलिए ये किसका काम करेगा? एनर्जी सोर्स. जो नया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना है उसके लिए एनर्जी चाहिए, विच विल बी गिवन बाय DNTP. सिंपल. सो इट एक्ट्स एज सबस्ट्रेट. करेक्ट. इट एक्ट्स एज एक्टिंग एंजाइम का काम करेगा? नहीं. प्रोवाइड्स एनर्जी? यस. इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन? नो. वो एंजाइमेटिक एक्शन नहीं रखता है, वो सिर्फ एनर्जी देने का काम करेगा, सबस्ट्रेट का काम करेगा. सो आंसर हैज टू बी 1 and 3. उस हिसाब से आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी. सिंपल. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 44. यू हैव टू मैच द कॉलम. ठीक है. अच्छा, अब बच्चा लोग mRNA कौन बनाएगा? RNA polymerase 2. Actually speaking, it produces hnRNA, which is a precursor of mRNA. That is produced by RNA polymerase 2. Next, tRNA is the smallest RNA. सबसे छोटा RNA कौन बनाता है? RNA polymerase 3. बराबर. तो 1 2 2 3. 1 has to be 2. गलत. 1 2 2 3 नहीं है. 1 2 2 ये भी गलत. 1 2 2 3 बचा क्या? rRNA by polymerase 1. So that gives you the answer as option D. चलो आ जाते हैं to the next question and the question is splicing takes place in. Splicing बच्चा लोग post transcriptional modification है ना. Because it is post transcriptional modification, ये कहाँ होगा? This happens only in eukaryotes. प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन विल गो हैंड इन हैंड, इसीलिए स्प्लाइसिंग के लिए आंसर क्या आ जाएगा? यूकैरियोट्स ओनली. नेक्स्ट, डीएनए टेम्पलेट सीक्वेंस ऑफ दिस इज ट्रांसक्राइब्ड ओवर mRNA एज. बराबर. अभी आपको डीएनए का सीक्वेंस दिया है विच इज CTGATAGC. ठीक है. ये किसका सीक्वेंस है? टेम्पलेट. इससे जब mRNA बनेगा, mRNA हैज टू बी कॉम्प्लीमेंट्री. अगर कोडिंग स्ट्रैंड होता तो सीक्वेंस वुड रिमेन सेम. सिंस इट इज mRNA, इट हैज टू बी कॉम्प्लीमेंट्री. तो C के सामने क्या जाएगा? G. T के सामने A. G के सामने C. A के सामने T. T के सामने A. अभी मिस्टेक. क्यों? इट इज RNA. यू कैन नॉट हैव T here, but what can you have? U. तो A के सामने U, T के सामने A, फिर A के सामने U, C and G. खत्म. Now find out an option which is similar to this. तो हमने बोला the only option that is similar is option B. Simple. Moving to the next question, that is question number 47. Codons are unambiguous means
1 कोडॉन कोड्स फॉर, बराबर। अभी बच्चा लोग, एम्बिग्विटी का मतलब होता है हैविंग मोर देन वन मीनिंग। ये मीनिंग है, बराबर। अब आपको बोला है इट इज अनएम्बिगुअस, मतलब इट हैज ओनली वन मीनिंग, बराबर। एग्जाम्पल, अगर GUG है, GUG नहीं लेते, चलो AUG लेते हैं। अगर AUG एक कोडॉन है तो इसका सिर्फ एक ही मीनिंग होगा, इट विल हैव ओनली वन मीनिंग विच इज मेथियोनिन, सिंपल। अगर GUG होगा तो इट हैज ओनली वन मीनिंग विच इज वैलिन, दैट मीन्स वन कोडॉन विल कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड, सो दैट इज ओनली वन अमीनो एसिड, सिंपल, क्लियर। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यू हैव टू मैच द फॉलोइंग, बराबर। आपके सामने क्या दिया है, कॉलम ए में MRT और ये सब दिया है, आपको उसके फंक्शंस के साथ मैच करना है। एग्जाम्पल, इफ आई कंसिडर tRNA, तो tRNA क्या करता है, अमीनो एसिड को ट्रांसफर, सो दैट इज ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम, सो 1 हैज टू बी 4। अगर हमने बोला 1 is 4, एक ही ऑप्शन बचा, बाकी सब गलत, डन। बाकी भी चेक कर लो एक बार। 2 is 2, mRNA will transfer genetic information, 3 is 3, हाँ, rRNA कहाँ से बनता है, which part will synthesize rRNA, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। नेक्स्ट, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज क्या काम करेगा, इट विल कनेक्ट अमीनो एसिड्स, है ना, तो 4 हैज टू बी 1, तो आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन ए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 49। स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है, क्या काम करेगा, देखो आपको स्ट्रक्चरल, ऑपरेटर, प्रमोटर और रेगुलेटर, मतलब ओपेरॉन वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ये सब दिया है और आपको पता करना है वो करता क्या है, डन। नाउ व्हेन इट कम्स टू स्ट्रक्चरल जीन्स, दे आर सिस्ट्रॉन, ये किसी ना किसी चीज के लिए कोड करेंगे, तो कोड बाइंडिंग साइट नहीं, कोड फॉर रिप्रेसर प्रोटीन नहीं, इंड्यूसेस लैक्टोज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द मीडियम नहीं, कोड्स फॉर एंजाइम प्रोटीन्स या बाइंडिंग साइट फॉर RNA पॉलीमरेज, ये एंजाइम या प्रोटीन के लिए कोड करना, ये काम होगा स्ट्रक्चरल जीन का। तो 1 हैज टू बी 4, 1 4 1 4 1 4 एंड 1 4, खत्म। तो उसी हिसाब से आपका आंसर क्या चला गया, C। बाकी चेक कर लो एक बार। 2 is 1, ऑपरेटर जीन, बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, सही बात है। प्रमोटर जीन, बाइंडिंग साइट फॉर RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज हमेशा प्रमोटर पे बाइंड करेगा। एंड रेगुलेटर जीन, कोड्स फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, तो आंसर क्या जाएगा बच्चा लोग, ऑप्शन C। दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। The enzyme dash is needed for entry of lactose into the cell. लैक्टोज सेल के अंदर एंटर करेगा, बराबर, उसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, permease for lactose entry. When will your answer be trans-acetylase? It helps in transfer of acetyl group. आंसर बीटा गैलेक्टोसिडेज कब आएगा, व्हेन इट इज लैक्टोज डाइजेशन। आंसर लाइपेज कब आएगा, व्हेन इट इज लिपिड डाइजेशन। सिंपल, उसी लॉजिक से हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज, अब बायोटेक आ गया हमारा। हिंट टू PBr 322 GAA TTC एंड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, इतना आपको कॉलम 1 में दिया है, आपको पता करना है वो काम क्या करेगा, बराबर। नाउ सी दिस, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, तो D हैज टू बी 3, D3 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 D3, एक ही ऑप्शन है, बाकी सब गलत, बराबर। फिर भी बाकी चेक कर लो। A2, hint 2 is a restriction enzyme, yes, the first discovered one. Next, B4, PBr 322 cloning vector, yes, where B and R stands for Bolivar and Rodriguez. फिर C1, GAATTC, it's a recognition sequence for
इको R1, तो उसी हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। आपको स्टेटमेंट्स दिया है। स्टेटमेंट ए, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट बाय बैक्टीरियम इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप एक डीएनए को बैक्टीरियल जीन में इंटर करने अलाउ करते हो, देन यू विल कॉल इट एज ट्रांसफॉर्मेशन। सही है। Maintenance of introduced DNA into the host and transfer of DNA to its progeny is an objective of biotechnology. Introduced DNA को host में maintain करना और फिर transfer करना to the progeny, ये main aim होगा या main objective होगा biotechnology, correct? So are both the statements correct? Yes. तो आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन बी, both the statement A and B are correct. That brings you to the next question, that is 53. Which is responsible for controlling the copy number of the linked DNA in plasmid? The moment हमको बोल दिया it is copy number, आंसर क्या जाएगा, ORI sequence, which is origin of replication. Simple, तो आंसर क्या जाएगा, B. Coming next, question number 32. In vector PBR 322, the rope codes for rope, full form, replication of plasmid. अभी replication of plasmid इसके हिसाब से तो ये गया, बराबर। अभी ऑप्शंस, प्रोटीन्स दैट इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या फिर प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो हमने बोला आरओपी का फुल फॉर्म ये रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, तो दैट गिव्स यू द आंसर एज ऑप्शन डी। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। ड्यू टू डिफिकल्टी इन इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ऑल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर डेवलप टू डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट्स। अभी ये कौन सा पार्ट हो रहा है, बीटा गैलेक्टोसिडेज। हमने बोला था पता है, रेप्लिका प्लेटिंग इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस, बहुत मेहनत लगता है एक एंटीबायोटिक वाला रेजिस्टेंट वाला कॉलोनीज को दूसरे एंटीबायोटिक के प्लेट पे ट्रांसफर करना। तो हमने क्या कर दिया, हमने एक दूसरा ऑल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर रखा, करेक्ट। अभी इस बेसिस पे हमको क्या याद होना चाहिए, हमने बोला उस बेसिस पे हमने क्या याद किया था, ब्लू कलर मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड वाइट कलर मतलब रिकॉम्बिनेंट। कलर ब्लू कब आएगा, व्हेन बीटा गैल जीन इज एक्टिव, क्योंकि वो एक्टिव है, उसका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल रिएक्ट विथ क्रोमोजन और फिर वो कलर क्या देगा, ब्लू। सिंपल। अभी देखो, प्रोड्यूसेस ब्राइट ऑरेंज कलर, गलत, इट हैज टू बी व्हाट कलर, ब्लू। प्रोड्यूसेस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, ये सही था। प्रोड्यूसेस ब्लू कलर ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, गलत, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होने पे तो व्हाइट कलर देता है। ऑल आर करेक्ट तो हो नहीं सकता है, तो क्योंकि ये गलत था, ये ब्लू कलर नहीं बनाएगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन पे व्हाइट कॉलोनीज बनता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, इट इज ऑलवेज बी। सिंपल। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। आपके सामने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, आपको पता करना है हो क्या रहा है। इफ यू सी, दिस इज डीएनए विच इज बिन पुल्ड आउट यूजिंग ग्लास रॉड या फिर ग्लास हुक, and you call this process as spooling. Simple. तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। On that basis we move to the next question, that is question number 35. The colonies of recombinant bacteria appear white. बोला था हमने recombinant bacteria का कॉलोनी क्या रहेगा, white. In contrast to blue colonies of non-recombinant bacteria, because क्यों recombinant का कॉलोनी white है, क्योंकि there is insertional inactivation। किसका, अल्फा गैलेक्टोसिडेज नहीं, बीटा गैलेक्टोसिडेज। सो इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोसिडेज एंजाइम नहीं, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये भी गलत, इंसर्शन अल्फा गैलेक्टोसाइड्स इन नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। अच्छा अभी देखो, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ए आपका गलत हो गया, ठीक है। अभी बी, इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोसिडेज एंजाइम इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, ग्लाइकोसिडेज नहीं हो, गैलेक्टोसिडेज है, तो ये गलत हो गया। अभी नेक्स्ट, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में बीटा गैलेक्टोसिडेज है, सही है, इसी की वजह से ब्लू कलर आएगा।
यहाँ ए राइट होता इफ इट वुड बी बीटा गैलेक्टोसिडेज, सिंस इट इज अल्फा इट इज नॉट द करेक्ट आंसर. सिंपल. तो आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी. रिकॉम्बिनेंट में इनएक्टिव हो चुका है, नॉन रिकॉम्बिनेंट में इट इज एक्टिव. सिंपल. कमिंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58. ये कौन सा टेक्निक दिया है आपको? पीसीआर. अभी आपको पीसीआर में क्या क्या ढूंढना था? व्हाट इज ए, बी एंड सी. ए में इफ यू सी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड बनता है ड्यू टू हीट, तो आप इसको क्या बोलोगे? हीट डीनेचरेशन. बी इफ यू सी यहाँ पे टैक पॉलीमरेज आके डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स आके कर क्या रहा था? अच्छा सॉरी, ए में हीट था, बी इधर है. बी में प्राइमर्स ऐड हुआ है एंड देयरफॉर इट हैज टू बी अनीलिंग. सी में अच्छा खासा नया स्ट्रैंड बन चुका है, मतलब आप इसको बोल सकते थे एक्सटेंशन या फिर पॉलीमराइजेशन. ऑन दैट बेसिस हमने बोला ए क्या था? हीट डीनेचरेशन. ए हीट डीनेचरेशन, हीट डीनेचरेशन, हीट डीनेचरेशन, हीट डीनेचरेशन. बराबर. व्हाट इज बी? अनीलिंग. तो B इज अनीलिंग, गलत. B इज अनीलिंग, करेक्ट. C इज एक्सटेंशन, करेक्ट. आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन डी. चलो उसी के साथ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 59. आपको बोला गया है इन जीन गन प्लांट सेल्स आर बॉम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन. सही है, गलत है? परफेक्टली राइट. तो ये हो गया आपका ट्रू स्टेटमेंट. जीन गन में आप हाई वेलोसिटी पे बॉम्बार्डमेंट करोगे एंड दैट टू गोल्ड और टंगस्टन का गोल्ड माइक्रो पार्टिकल्स. नेक्स्ट, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस इज अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट्स. ये भी सही है. डन. सो आंसर क्या जाएगा? बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60. क्या दिया है आपको? एक फर्मेंटर वेसल और आपको पता करना है the figure shown below represents dash. अब if you notice here, ये कौन है? स्पार्जर. क्योंकि स्पार्जर है. Is it simple stirred tank bioreactor? No. Is it just a fermenter? No. It is a sparged stir tank bioreactor. Simple, clear. Why not downstream processing? Because it is used in downstream processing. ठीक है, इसकी वजह से इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, दैट प्रोडक्ट का आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन, उसको डाउनस्ट्रीम बोलते हैं. फर्मेंटर को डाउनस्ट्रीम नहीं बोलते हम. सिंपल. सो उस बेसिस पे आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी. एग्जैक्टली एनसीईआरटी से उठाया हुआ डायग्राम है बच्चा लोग. कमिंग नेक्स्ट, GEAC stands for. What does GEAC stand for? तो हमने बोला GEAC का फुल फॉर्म. ये कौन सा पार्ट आ गया आपका? जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला पार्ट. बराबर. तो जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमिटी. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अरेंजिंग नहीं, अप्रूवल कमिटी. GEAC वो होता है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मार्केट में रिलीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पब्लिक को यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब डिसीजन कौन लेता है? GEAC. सो द आंसर फॉर दैट हैज टू बी ऑप्शन सी. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज 62. रोजी प्रोड्यूस्ड ह्यूमन एनरिच्ड मिल्क कंटेनिंग. अभी रोजी में क्या प्रेजेंट था? एंटीट्रिप्सिन था क्या? नहीं. अल्फा 1 लैक्टोल्ब्यूमिन. बराबर. अभी कितना ग्राम था? 2.4 ग्राम पर लीटर. दैट गिव्स यू द आंसर एज ऑप्शन डी. चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. और ये कौन सा है? RNA इंटरफेरेंस एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है. ठीक है. RNA interference involves silencing of specific mRNA due to complementary double-stranded RNA. Correct. सही है. RNA इंटरफेरेंस में छोटा छोटा RNA रहेगा, स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA, जो डबल स्ट्रैंडेड बनाएगा ताकि mRNA अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सके. परफेक्टली करेक्ट. नेक्स्ट, RNA इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. गलत. ये यूकैरियोट का मैकेनिज्म है. प्रोकैरियोट में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बनता है. सो 2 इज रॉन्ग, 1 इज राइट. ठीक है. नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री RNA कुड बी. ये याद रखना, ये प्रो नहीं, यू होता तो करेक्ट होता.
ठीक है. हाँ, द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग आरएनए जीनोम और ट्रांसपोजॉन्स दैट रेप्लिकेट वाया डीएनए इंटरमीडिएट. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. 3 देखो यहाँ तक सही है, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए होगा, इन्फेक्शन बाय वायरस होगा, आरएनए जीनोम रहेगा, सब सही है. बट इनके पास रेप्लिकेशन में क्या होना चाहिए था, तो हमने बोला इनके पास आरएनए इंटरमीडिएट होना चाहिए था, बराबर, डीएनए इंटरमीडिएट नहीं. तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 and 3 आर इनकरेक्ट. आपको ढूंढना क्या था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो आंसर जाएगा ऑप्शन सी. सिंपल. चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बैसिलस thuringiensis इज. बैसिलस thuringiensis का जो टॉक्सिन होता है ना, क्राइटॉक्सिन, वो कब एक्टिवेट होता है, अंडर अल्कलाइन पीएच ऑफ गट. करेक्ट. तो हाई टेम्परेचर नहीं, मैकेनिकल एक्शन नहीं, एसिडिक पीएच नहीं, अल्कलाइन पीएच ऑफ गट. वेरी इजी क्वेश्चन, एकदम ऐसा इजी वाला क्वेश्चन था ये. विटामिन ए रिच ट्रांसजेनिक प्लांट, कौन सा प्लांट है जिसमें विटामिन ए ज़्यादा रहेगा, गोल्डन राइस. बीटी कॉटन तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट था, करेक्ट. और फ्लेवर सेवर टमेटो वो फ्रेश रहता है फॉर 45 डेज. सिंपल. वैक्सीनेटेड पोटैटो वो होता है जो आपके बॉडी में एज अ वैक्सीन यूज हो सकता है, मतलब आलू खाओ वैक्सीनेशन खत्म, दैट सिंपल. चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 66. अब क्या था आपके पास, फिर मैच द कॉलम आ गया. बीटी टॉक्सिन. बीटी टॉक्सिन क्या काम करेगा, इंसेक्ट को किल करने के लिए. सो इट इज एन इंसेक्टिसाइड. तो ए हैज टू बी 2 2 1 1, गलत. ठीक है. नेक्स्ट बी आरएनए आई. आरएनए आई मतलब आरएनए इंटरफेरेंस, करेक्ट. किसके खिलाफ यूज किया था आपने आरएनए इंटरफेरेंस, टोबैको प्लांट में अगेंस्ट अ निमैटोड मिलॉइडोगाइन इनकॉग्निशिया. तो बी हैज टू बी 1, B1 B1. नेक्स्ट सी जीन थेरेपी. जीन थेरेपी किसके लिए यूज किया था, फर्स्ट टाइम फॉर स्किड एडीए डेफिशिएंसी, बराबर. तो सी हैज टू बी 4, C4. आंसर क्या आ जाएगा, बी. खत्म. कमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67. ADA is an enzyme which is deficient in genetic disorder that is SCID, जिसका हम जीन थेरेपी करते हैं. What is the full form of ADA? ADA काम क्या करता था, ADA एडिनोसाइन को थाइमिडीन में कन्वर्ट करता था, करेक्ट. दैट मीन्स इट इज एडिनोसाइन डी एमिनेज, तब जाके उसका नाम बनेगा ADA. दैट गिव्स यू द आंसर एज एडिनोसाइन डीऑक्सी एमिनेज, एडिनोसाइन डी एमिनेज. ये करेक्ट है. डीऑक्सी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत. The only option that is left is B. Simple. चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए to the next question, that is recombinant therapeutics developed for curing human diseases are. कितने recombinant therapeutics available है, because nothing is specified, हम in general consider करेंगे and we will consider it as 30. अगर इंडिया स्पेसिफाई किया होता तो आंसर क्या आ जाता, 12. सिंस इंडिया स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने ओवरऑल कंसिडर कर लिया, एक्चुअली ओवरऑल ही कंसिडर करना है एंड देयरफॉर द आंसर हैज टू बी 30. चलो दैट ब्रिंग्स यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड. एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर आरएनए. तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए क्या हो सकता था, या तो हो सकता था प्राइमर या फिर हो सकता है प्रोब, बराबर. तो यहाँ तक आपका आंसर 2 बनता था. नेक्स्ट टैग्ड विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल. द मोमेंट आपने बोल दिया इसको रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है, इट बिकम्स अ प्रोब एंड नॉट अ प्राइमर. सिंपल. उस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी. डन. दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज Human Genome Project was HGP's Human Genome Project was closely associated with rapid development of new area in biology called. जब Human Genome Project हो रहा था तो 2 चीज़ rapidly develop हो रहा था. One, which is bioinformatics and second which is genomics.
सब्जेक्ट वेयर वी स्टडी जीनोम, वो जीनोमिक्स। और क्योंकि हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे थे टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, हमने एक नया सब्जेक्ट को जन्म दिया था विच इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बेस्ड ऑन दिस योर आंसर हैज़ टू बी ऑप्शन सी। सिंपल। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज द VNTR बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ सैटेलाइट DNA रेफर्ड टू एज। इसमें से कौन है जो एक सैटेलाइट DNA है? तो हमने बोला सब कुछ सैटेलाइट तो दिख रहा है, बट VNTR किस में होता है? VNTR इज अ पार्ट ऑफ मिनी सैटेलाइट। सिंपल। VNTR किस में मिलेगा? मिनी सैटेलाइट। इसीलिए इट इज यूज्ड इन अ प्रोसेस नोन एज DNA फिंगरप्रिंटिंग। चलो, दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज ELISA स्टैंड्स फॉर। ठीक है, ELISA का फुल फॉर्म क्या जाएगा? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। परफेक्ट। चलो, इसी के साथ ELISA किस में यूज होता है? इट इज यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ एड्स, अर्ली डायग्नोसिस। एड्स के बदले HIV बोला तो भी चलेगा। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। बराबर। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये प्रोसेस क्या था। ठीक है, क्योंकि RUBP आ गया, दैट मीन्स इट इज फोटोसिंथेसिस। करेक्ट। इफ इट इज फोटोसिंथेसिस इट हैज टू बी विद साइकिल? केल्विन साइकिल। कितने स्टेप्स होते हैं केल्विन साइकिल में? 3। सबसे पहला स्टेप CO2 ऐड हो रहा है, इट हैज टू बी कार्बोक्सिलेशन। सेकेंड स्टेप ATP के साथ हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, इट हैज टू बी रिडक्शन। थर्ड स्टेप RUBP फिर से बनता है, सो इट हैज टू बी रीजनरेशन। ऑन दैट बेसिस आपका आंसर क्या जाएगा? A हैज टू बी A, ये A है। A क्या होना चाहिए? रिडक्शन। A रिडक्शन, रिडक्शन, तो B गया, C गया। बराबर। व्हाट इज B? कार्बोक्सिलेशन। परफेक्ट। एंड C इज रीजनरेशन। तो आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन D। सिंपल इनफ। कमिंग नेक्स्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और आपको इन स्टेटमेंट्स में करना क्या था? ठीक है, आपको बोला द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है। सेकेंड, ये सही है क्या? हमने बोला नहीं है। हाँ, C4 साइकिल अगर आप देखोगे तो इसका फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट क्या बन जाएगा? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड on accepting CO2. So the first stable product is a 4 carbon compound which is oxaloacetic acid. तो ये तो सही हो गया। Next, both phosphoenol pyruvate and ribulose bisphosphate carboxylase acts as carboxylating enzyme. C4 cycle में PEP carboxylase, phosphoenol pyruvate carboxylase and ribulose bisphosphate carboxylase। बराबर। ये दोनों carboxylase enzyme की तरह काम करेगा। हमने बोला yes। एस्पार्टिक एसिड इज फाउंड इन बंडल शीट सेल्स। गलत। अगर कभी एस्पार्टिक एसिड बना तो भी वो कहाँ बनेगा? मेसोफिल सेल्स। केल्विन साइकिल अकर्स इन मेसोफिल सेल्स, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, क्या केल्विन साइकिल मेसोफिल में होगा? नहीं, केल्विन साइकिल कहाँ होगा? बंडल शीट। ऑन दैट बेसिस बच्चा लोग ओनली 1 and 2 आर राइट। तो आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन A। अच्छा, अभी एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ मैं, बिकॉज एस्पार्टिक एसिड NCERT टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है। ठीक है, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड हियर? आपको ये पता होगा शायद कि यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है। इफ सपोज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड विल अंडरगो रिडक्शन, तो क्या बनना चाहिए था? मैलिक एसिड। इसी मैलिक एसिड के बदले क्या बन सकता था? एस्पार्टिक एसिड। ये ऑप्शन अवेलेबल था।
अगर अमीनो ग्रुप ऐड कर दिया तो वो क्या बनेगा, एस्पार्टिक एसिड, नहीं ऐड किया तो वो क्या बनेगा, मैलिक एसिड। सिंपल, इसलिए हमने बोला एस्पार्टिक एसिड कहाँ बनता है, मीजोफिल, और केल्विन साइकिल कहाँ होगा, बंडल शीथ। ऑन दैट बेसिस ऑप्शन 3, स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4 आर फॉल्स। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 75। आपके सामने एक अच्छा खासा डायग्राम दिया है C4 साइकिल का और आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, हमने बोला ABCD, बराबर। अभी देखो, कमिंग टू व्हाट इज A, कहाँ गया A, ये रहा A, नीचे वाला सेल है जहाँ केल्विन साइकिल हो रहा है। सो A कौन सा सेल होना चाहिए था, बंडल शीथ, बराबर, बंडल शीथ बंडल शीथ बंडल शीथ 4। सो A हैज टू बी 4, बराबर। A4 नहीं है, A4 नहीं है तो B और D रॉन्ग हो गया, A is 4, A is 4। नेक्स्ट B1 दिया है तो वो नहीं टैली किया चलेगा। अभी C देखो तो आंसर मिल जाएगा, C कहाँ गया, ये रहा, परफेक्ट। C में क्या क्या ऑप्शन दिए हैं आपको, 3 and 5। यहाँ पे C4 एसिड से C3 एसिड बना और CO2 बाहर निकल गया केल्विन साइकिल में जाने के लिए, तो हो क्या रहा था, डीकार्बोक्सिलेशन, करेक्ट, क्योंकि C क्या रहेगा इधर, डीकार्बोक्सिलेशन। तो रीजनरेशन कहाँ हो रहा है, D इज रीजनरेशन, तो D हैज टू बी 3 एंड C हैज टू बी 5। उस बेसिस पे हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन C, सिंपल। चलो कमिंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 76। आपके सामने ग्राफ दिया है, इफ यू सी देयर आर 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विच आर गिवन टू यू। इसका मतलब ये रहेगा आपका, 1 सेकेंड, ये दिया है ना, ये देखो, ये दिया, परफेक्ट। ये कौन था आपके पास, तो हमने बोला दिस हैज टू बी योर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, है ना। जहां आपको ये 2 पीक दिख रहा है, ये होगा आपका कैरोटिनॉइड, परफेक्ट। नेक्स्ट फिर आपको एक और पीक दिखा विच इज यहां पे, ये भी कौन सा मॉलिक्यूल रहेगा, क्लोरोफिल, सिंपल। दैट मीन्स इट इज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, यस, क्लोरोफिल बी, यस, कैरोटिनॉइड, यस। सो आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। डायग्राम कहाँ से आया, NCERT, सिंपल। चलो नेक्स्ट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 77। आपके सामने एक पूरा प्रोसेस दिया, आपको आइडेंटिफाई करना है होता क्या है। नाउ सी, देयर इज ओनली 1 फोटो सिस्टम प्रेजेंट, प्लस इलेक्ट्रॉन जहां से निकला वहीं पे वापस आया, दैट टेल्स यू इट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, सिंपल। नेक्स्ट P700 इंडिकेट्स इट इज फोटो सिस्टम 1। आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन यूज्ड रेडियो एक्टिव C14 इन, केल्विन ने कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया था, क्लोरेला एंड सिंडेस्मस। What are both of them, ग्रीन एल्गे। अगर ये ग्रीन एल्गे है तो आंसर क्या जाना चाहिए, फंगल नहीं, बैक्टीरियल नहीं, डायटम नहीं, एल्गल फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन A। दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 79। आपके सामने कॉलम दिया है और आपको आइडेंटिफाई करना है कौन क्या काम करेगा, परफेक्ट। नाउ द मोमेंट यू सी इट इज रुबिस्को, ये कार्बोक्सिलेशन करना चाहिए, तो D हैज टू बी 1, परफेक्ट, D1। अरे वाह, एक ही ऑप्शन है, फिर भी बाकी देख लेते हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन, परफेक्ट, A हैज टू बी 3। नेक्स्ट फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन में क्या होगा, ATP बनेगा, और फॉस्फोग्लाइकोलेट C2 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन, तो दैट गिव्स यू द आंसर एज A, सिंपल। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 80, बराबर। अभी क्वेश्चन नंबर 80 में आपके पास आंसर क्या जाएगा,
तो देखो आपको बोला गया है 1 मतलब B6F रहेगा, तो ये C है बराबर, तो C हैज़ टू बी 1, परफेक्ट। नेक्स्ट 2 इज F1, तो 2 इज F1, F1 किधर जाएगा, ये, तो D विल बी 2, सिंपल। नेक्स्ट 3 इज F0, तो E विल बी 3, 4 इज PS1, PS1 किधर आएगा, ये, तो A हैज़ टू बी 4, एंड 5 इज PS2, तो B, photo system 2, so B has to be 5, सिंपल, करेक्ट। तो आपको इसी हिसाब से आपका ऑप्शन सिलेक्ट करना था। डन। क्या आंसर आना चाहिए, A4, B5, C1, E3 एंड D2। डन। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। बंडल शीट सेल्स आर रिच इन विच एंजाइम, बंडल शीट सेल में कौन सा एंजाइम होगा, बच्चा लोग देखो, काइनेस वाइनेस तो आने से रहा, डिहाइड्रोजनेस वगैरह जाने से रहा, आपके पास 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है। चलो एक बार ये भी कंसिडर कर ले, ठीक है, तो भी आपके पास कितना ऑप्शन बचा, 3, पेप कार्बोक्सिलेज, मैलेट, डिहाइड्रोजनेस और रुबिस्को। याद कर लो C4 साइकिल, ऊपर होगा क्या आपके पास, मीजोफिल, नीचे होगा बंडल शीट सेल्स, परफेक्ट। मीजोफिल में पेप रहेगा, दैट मीन्स इट हैज टू हैव पेप कार्बोक्सिलेज। बंडल शीट में C3 साइकिल होगा, दैट मीन्स इट विल हैव रुबिस्को। मैलेट डिहाइड्रोजनेस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड के लिए चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ रहेगा आपके पास मैलेट डिहाइड्रोजनेस। नाउ इफ यू नोटिस, ये किधर था, मीजोफिल, ये किधर था, मीजोफिल, ये कहाँ है, बंडल शीट। क्वेश्चन किसके बारे में है, बंडल शीट, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, सिंपल। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन रिलेशन टू फोटोसिंथेसिस इज प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ऑप्शन ए F.F. ब्लैकमैन, विच सेज दैट इन अ बायोकेमिकल प्रोसेस अगर एक से ज़्यादा फैक्टर किसी भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, तो वो फैक्टर जो अपने मिनिमम वैल्यू पे है, दैट इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर। वो डिसाइड करेगा कि रेट ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, क्योंकि वो मिनिमम वैल्यू पे है, सिंपल। दैट वाज F.F. ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स A एंड B इन द फॉलोइंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, परफेक्ट। अभी आपके पास A है, आपके पास B है। देखो, अगर आप देखोगे पायरुविक एसिड के बाद यहाँ CO2 बना, क्योंकि यहाँ CO2 इवॉल्व हुआ था, ये क्या होना चाहिए, इथेनॉल। यहाँ पे देयर इज नो CO2 प्रोड्यूस्ड, हेंस इट हैज टू बी लैक्टिक एसिड, तो A होना चाहिए लैक्टिक एसिड, B इथेनॉल, एंड दैट गिव्स यू द आंसर एज ऑप्शन ए, सिंपल। चलो इसी के साथ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हेन ग्लिसरॉल इज टू बी रेस्पायर्ड इट एंटर्स रेस्पिरेटरी पाथवे एक्ट, परफेक्ट। अभी ये एम्फीबॉलिक पाथवे कहा गया बच्चा लोग, इसमें अगर आप याद करोगे लिपिड्स या फिर फैट्स विल ब्रेक डाउन इनटू 2, एक फैटी एसिड और दूसरा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल कहाँ एंटर करता है, ग्लाइकोलिसिस, किस फॉर्म में एंटर करेगा, PgAl और DHAP वाले स्टेप में। उस बेसिस पे आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, पायरुविक एसिड नो, एसिटाइल कोए नो, इट हैज़ टू बी PgAl, सिंपल। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ग्लिसरॉल पे था। अगर क्वेश्चन फैटी एसिड पे होता तो हमारा आंसर पायरुविक एसिड आता या एसिटाइल कोए आता, करेक्ट। कमिंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 85। ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल isocitrate is followed by
2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, कौन था आपके पास? आइसोसिट्रेट विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। इसमें कितना होगा? 2 सक्सेसिव स्टेप ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ। जब पहली बार CO2 निकलेगा तो एक 5 कार्बन कंपाउंड बनेगा नोन एज अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड। जब दूसरी बार CO2 निकलेगा तो एक 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा नोन एज सक्सिनाइल CoA। सिंपल। ऑन दैट बेसिस अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड एंड देन सक्सिनाइल CoA। और कोई ऑप्शन था आपके पास? नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। सिंपल। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। इन ग्लाइकोलिसिस अल्टीमेटली और द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, ग्लाइकोलिसिस के एंड में बनेगा क्या या मिलेगा क्या? बराबर। तो हमने बोला वंस ग्लाइकोलिसिस एंड्स आपको क्या मिलना चाहिए? पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। परफेक्ट। ऑप्शन बी कब होता? व्हेन इट इज ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन फॉर्मेशन इज ग्लाइकोजेनेसिस। नेक्स्ट, प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ये दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा। परफेक्ट। नेक्स्ट 87, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेस इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग। अगर पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेस है तो इससे क्या मिलेगा? अभी देखो बच्चा लोग, एक तो हमको बोला गया पायरुविक एसिड, इससे कुछ तो बनेगा। परफेक्ट। 2 चीज बन सकता था, एक एसिटल्डिहाइड और दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम A। ठीक है, ये बनता है व्हेन इट इज अल्कोहल फर्मेंटेशन। ये बनता है व्हेन इट इज लिंक रिएक्शन। सिंपल। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस CO2 निकलेगा बट उसके साथ साथ NAD will be converted to NADH2। यहाँ पे सिर्फ CO2 निकलता है, तो यहाँ एंजाइम होता है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। बिकॉज CO2 के साथ साथ हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन इज ऑलवेज गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस वाइल नेमिंग द एंजाइम, तो यहाँ एंजाइम रहेगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। तो ऑन दैट बेसिस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस किसको किस में कन्वर्ट करेगा? इट विल कन्वर्ट पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम A। बराबर। पायरुविक एसिड टू लैक्टिक एसिड कौन बनाता है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। सिंपल। ये तो पूरा पूरा ग्लाइकोलिसिस हो गया, तो ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है ही नहीं, तो वो तो आ ही नहीं सकता है। करेक्ट। तो आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन A। That brings us to the next question, that is 88. The crucial event in aerobic respiration, the moment हमको बोल दिया aerobic respiration है, बराबर। दिमाग में क्या आना चाहिए? लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ETS। एंड जब इट इज लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल एंड ETS, आपका आंसर क्या जाएगा? हमने बोला आंसर जाएगा द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट by stepwise removal of all hydrogen atoms। correct। the moment you say it is complete oxidation, ये सही चला गया क्योंकि क्वेश्चन इज ऑल अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। मतलब जो NADH2 था उसमें से आप हाइड्रोजन को निकाल दो और इलेक्ट्रॉन्स को पास करने दो। मतलब ये किसका बात हो रहा है? ETS। करेक्ट। इफ यू नोटिस बच्चा लोग, द मोमेंट इट सेज कंप्लीट ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, ये कौन सा बात हो रहा है? क्रेब्स साइकिल एंड लिंक रिएक्शन, क्योंकि पायरुविक एसिड से शुरू किया है। करेक्ट। ये कौन सा बात हो रहा है? ETS, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लाइकोलिसिस। अभी एरोबिक रेस्पिरेशन पूछा तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? क्रेब्स साइकिल एंड ETS बोथ। तो आंसर क्या आ जाएगा? बोथ A एंड B। सिंपल। ये हो गया आपका आंसर फिर 88 का। 89। नाउ कमिंग नेक्स्ट,
अब आपके सामने एक अच्छा खासा डायग्राम दिया है एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज ए व्हाट इज बी। बच्चा लोग क्योंकि ये अंदर के साइड पे है, दिस हैज टू बी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये क्या था, ये वाला हिस्सा विच इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल membrane. Simple, clear? That gives you the answer as option D, inner mitochondrial membrane and mitochondrial matrix. चलो आ जाते हैं to the last question and that is in oxidative decarboxylation, the moment it is oxidative decarboxylation मतलब कौन सा रिएक्शन हो गया, लिंक रिएक्शन। अगर लिंक रिएक्शन है, अभी हमने पढ़ा था, the enzyme has to be pyruvate dehydrogenase, so that brings you to the answer. It has to be pyruvate decarboxylase, गलत, ये तो बिल्कुल गलत, हाइड्रोजेनेटिकेस, ऐसा कोई एंजाइम नहीं था हमारे पास। डिहाइड्रोजिनेज यस, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। सिंपल। तो बच्चा लोग विद दिस वी एंड टुडेज सेशन, बट इफ यू नोटिस क्वेश्चंस काफ़ी ईजी थे, ठीक है। द ओनली थिंग दैट यू हैड टू डू इज अप्लाई लिटिल बिट ऑफ नॉलेज, लिटिल बिट ऑफ एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखना है, दैट्स इट, सिंपल। तो इसी के साथ बच्चा लोग वी विल वाइंड अप योर, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट मॉक टेस्ट, ठीक है। आई होप यू ऑल विल रॉक। चलो बाय बाय।